Hello students, I am Kumari Priyanka, Assistant Professor from Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Rai University, अहमदाबाद। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5, दैट इज मटेरियल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज जो होने वाली है वो मटेरियल्स क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री के इक्विपमेंट बिल्डअप या कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल्स क्यों क्रूशियल रोल प्ले करती है वो डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं आपके मटेरियल्स को, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स जो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइडेड है उसको डिस्कस करेंगे। देन आपका यहाँ पे मेन आपका कोरिजिन जो है आपको डिग्रेड कर देता है आपके मेटल सरफेस या मेटल इक्विपमेंट्स को, तो उसको उसके थ्योरीज टाइप्स और उसके कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लास्टली हम यहाँ पे बेसिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द इंट्रो पार्ट, सी व्हेनेवर वी मैन्युफैक्चर सम बल्क ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स या एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन्स, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हम किस टाइप के इक्विपमेंट में उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप मटेरियल इक्विपमेंट में आपका बना होगा वो आपका डिग्रेड कर सकता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को। तो इसीलिए यहाँ पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सेकेंड चीज आपका डिजाइन ऑफ द इक्विपमेंट, और थर्ड चीज है फैब्रिकेशन मेथड, मतलब कि कौन से प्रोसेस या मेथड से आप अपना इक्विपमेंट बनाओगे या कौन से प्रोसेस से आप अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जो मटेरियल्स को अफेक्ट कर रही है। पहली चीजें हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव, कोई आपका जो आप बिल्डअप कर सको ऐसा मटेरियल चूज करो जो साइंटिफिकली सूट करे आपके इक्विपमेंट को और प्रोडक्ट को, और आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में कम कॉस्ट में अपना जो भी है इक्विपमेंट का लाइफ स्पैन ज्यादा कर सको। तो यही आपका इकोनॉमिक, जहां पे आप इनिशियली डिसाइड कर लेते हो कि कितना खर्चा होने वाला है आपके इक्विपमेंट और मटेरियल को लेके और कितना उसी से प्रॉफिट निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर के अंदर 2 चीजें हैं, पहली कोरिजन ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन और दूसरी चीजें हैं कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कोरिजन। कोरिजन अगर डे टू डे लाइफ में अगर आपने हिंदी वर्ड्स में सुना होगा वो होता है जंक। आप देखते हो कोई भी मेटल सरफेस या मेटल आपका इक्विपमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, जंक लगने लगता है, रस्ट भी बोलते हैं। तो वो स्पेशली आयरन में अगर जंक लग रहा हो तब हम उसको रस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर मेटल में अगर जंक लग रहा हो तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन क्या करता है, वो डैमेज कर देता है हमारे मटेरियल को। दूसरा, हमारे जो भी इक्विपमेंट है मटेरियल है उसका लाइफ स्पैन कम कर देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, पावरफुल ऑक्सीडाइजर और बेंजीन जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है मटेरियल के साथ। इसीलिए हम क्या करते हैं, एलॉयज विद स्पेशल केमिकल रेसिस्टेंट यूज करते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आपके होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद एलिमेंट्स या मेटल के मिक्सचर होते हैं जो इंप्रूव्ड वे में आपका केमिकल जो भी आपका कोरोजन रेसिस्ट हो रहा है रेसिस्ट करता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन मीन्स अनवांटेड जो भी आपकी इम्प्यूरिटीज है प्रोडक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आयरन के कांटेक्ट में जब प्रोडक्ट आती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जो कि स्पेशली जेलेटिन कैप्सूल्स में देखा गया है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि लीचिंग ऑफ ग्लास की वजह से जब एक्वस प्रोडक्ट में होता है तो वो एल्कलाइन बन जाता है। थर्डली यू कैन से कि एल्कलाइन मीडियम जो होता है उसमें प्रोडक्ट क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पेंसिलिन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है जब हैवी मेटल के कांटेक्ट में, दैट इज लेड, ठीक है, लेड के कांटेक्ट में जब आएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी है वेयर प्रॉपर्टीज। वेयर प्रॉपर्टीज में क्या होता है, 2 सरफेसेस आपस में जब मिलते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्मूथ सरफेस है वो स्लोली डिसअपियर हो जाता है और कॉन्टामिनेशन ऑकर हो जाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, अ वर्न आउट ग्राइंडिंग सरफेस बन जाता है। ये किसके दौरान देखा जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग योर मिलिंग एंड ग्राइंडिंग के दौरान देखा जाता है। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अगर आपके मटेरियल का ज्यादा है तो उससे आपका शेप और साइज ऑफ इक्विपमेंट या मटेरियल का चेंज होता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। इसीलिए आप जो भी मटेरियल इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हो, ध्यान रखिएगा कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट उसका कम हो। नेक्स्ट इज योर मास। मास में यहाँ पे हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया जा रहा है। जो भी मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अगर वो लाइट वेटेड रहेगा तो आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, यहाँ लाइट वेट मटेरियल्स ज्यादा कंसीडर किए जाते हैं और पैकेजिंग के दौरान प्लास्टिक, एल्युमिनियम और पेपर ज्यादातर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आपका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट है मटेरियल का, देन इट विल गो गुड और कोरिजन को रेसिस्ट करेगा। और इसमें ग्रेफाइट, कॉपर, आयरन ट्यूब्स जो होते हैं वो एफिशिएंट हीट ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज योर क्लीनिंग। क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्लीनिंग नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जब आप दूसरा बैच परफॉर्म करने वाले होगे इक्विपमेंट में तो कॉन्टामिनेशन ऑकर हो जाता है। तो क्लीनिंग कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब आपका मेटल सरफेस या जो भी इक्विपमेंट का सरफेस है वो स्मूथ और पॉलिश्ड हो, तो वो इजीली क्लीन हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज योर materials of constructions. So this is your classification of materials in pharmaceutical industry. Mainly आप metals और नॉन मेटल्स को डिवाइड करते हो। मेटल्स को आप डिवाइड करते हो फेरस और नॉन फेरस में। फेरस आपका देता है कास्ट आयरन, स्टील, कार्बन, स्टेनलेस स्टील, और आपका नॉन फेरस देता है एल्युमिनियम, लेड। ओके, एंड नाउ इन नॉन मेटल्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक गिव्स यू रबर एंड प्लास्टिक्स। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं थोड़ा डीप में। सबसे पहला है मेटल्स। मेटल्स होते हैं आपके मेटल्स होते हैं आपके हार्ड और शाइनी, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, और ये मेलाइबल होते हैं। दैट मीन्स यू कैन चेंज इट्स शेप। ओके, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स जो होते हैं वो कंटेन आयरन करते हैं और इसमें एलॉयड विद अदर मटेरियल्स होता है। उसके बाद नॉन फेरस में क्या होता है, मेटल्स डू नॉट कंटेन आयरन और ये लाइट वेटेड होता है। उसके बाद आता है माइल्ड स्टील जो आता है फेरस मेटल के अंदर। इसमें लो कार्बन कंटेन देखा जाता है अप टू 2%। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखा जाता है इसमें। देन कास्ट आयरन में आपका क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है। एंड स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आपका मेनली इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें क्रोमियम एंड निकल होता है जो कि कोरोजन को रेसिस्ट करता है। कमिंग टू योर एल्युमिनियम एंड लेड। एल्युमिनियम लाइट वेट और चीप होता है और इजीली मतलब अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इसको यूज करते हैं। लेड आपका एक हैवी और वेरी डेंस होता है और इट इज इजीली कट एंड शेप्ड। ओके, नेक्स्ट इज योर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये ब्रिटल होते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं इजीली। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स में ये डिवाइडेड होते हैं। ऑर्गेनिक में आप देख सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रबर। और नॉन ऑर्गेनिक में ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और गुड रेसिस्टेंस इसमें देखा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द रबर। रबर में आप लोग जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है। आप जब CVS सुब्रमण्यम वाली टेक्स्ट बुक देखोगे, रेफर करोगे, तो वहां पे बहुत ब्रीफ वे में नेचुरल रबर, सॉफ्ट रबर और हार्ड रबर के बारे में दिया गया है, तो यू कैन गो थ्रू इट। इन प्लास्टिक आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट वेट होता है। प्लास्टिक में आप दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक आपका रहता है। तो थर्मोसेटिंग क्या करता है, थर्मोसेटिंग में जो मटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट और रीमोल्डेबल नहीं होते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, आप जो भी आपका मटेरियल है उसको सॉफ्ट बना सकते हो, रीमोल्डेबल है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर थ्योरीज ऑफ कोरिजन। थ्योरीज ऑफ कोरिजन में आप ड्राई और वेट कोरिजन के बारे में पढ़ोगे। ड्राई कोरिजन आपका केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है और वेट कोरिजन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होता है।
सो लेट्स सी। ओके, ड्राई कोरिजन क्या होता है, इसमें जो भी आपके गैसेस वेपर्स है ना, वो मेटल्स को अटैक करते हैं थ्रू अ केमिकल रिएक्शंस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड हो जाता है। कंपेयर टू वेट कोरिजन ये बहुत कॉमनली ऑकर होता है कंपेयर टू ड्राई वाले, और इसमें क्या होता है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक और एल्कली से जब एक्सपोज्ड होता है मेटल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से वेट कोरिजन फॉर्म्ड होता है। नाउ कोरिजन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। यहाँ पे फ्लूइड कोरिजन जनरल, दैट मीन्स आपके सरफेस पे ही सिर्फ कोरिजन होगा, ओके, और वो फिजियोकेमिकल कोरिजन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन में डिवाइडेड होता है। फिजिकोकेमिकल कोरिजन मतलब कि आपके जो भी क्रैक्स, सॉफ्ट को जो भी सॉफ्टनेस है उसको इफेक्ट करेगा, जो भी मटेरियल का। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन में क्या होता है, एनोड और कैथोड में डिवाइड हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है। नाउ फ्लूइड कोरिजन लोकलाइज्ड, इसमें क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड होता है डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कौन से लोकेशन में ये होता है, और ये ऑकर्स होता है इन न्यूमरस वे। नाउ थर्ड इज योर फ्लूइड कोरिजन स्ट्रक्चरल, ये डिपेंड करता है योर मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ कोरिजन, खासकर ये ग्रेफाइट कोरिजन और डीजिंकिफिकेशन में देखा जाता है। नेक्स्ट इज योर फ्लूइड कोरिजन बायोलॉजिकल, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज डिटोरेशन, ओके। नाउ लेट्स सी फ्लूइड कोरिजन लोकलाइज्ड कहाँ पे होता है, इंटरग्रैनुअल कोरिजन, दैट मीन्स ग्रेन बाउंड्रीज पे आपको जो भी रहेगा कोरिजन वहां पे अटैक करेगा और वीक कर देगा। ग्रेन बाउंड्रीज मीन्स आपके मेटल के अंदर में छोटे छोटे भी पार्टिकल्स होते हैं, मेटल्स उसी से बनते हैं, और ग्रेन आपका बाउंड्रीज को बोल रहे हैं। ग्रेन बाउंड्रीज, जो दो पार्टिकल्स के बीच में बाउंड्रीज रहते हैं उसी को ग्रेन बाउंड्रीज बोलते हैं, उसी को वो वीक बना देता है और वहीं पे कोरिजन ऑकर होता है। नाउ दिस इज पिटिंग कोरिजन। पिटिंग कोरिजन में क्या होता है, डीप होल कोरिजन होता है, एक तो डीप कर देगा, पूरा होल करके कोरिजन वहां पे होगा। नाउ नेक्स्ट इज योर क्रेविस कोरिजन। क्रेविस कोरिजन में क्या होता है, गैप्स में कोरिजन्स होते हैं, कोई भी स्पेस या एक्स्ट्रा गैप्स है तो वहां पे कोरिजन इफेक्ट होने लगता है। नाउ दिस इज स्ट्रेस कोरिजन क्रैकिंग, यहाँ पे क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और आपका कोरिजन इन्वायरमेंट के वजह से क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाता है और कोरिजन वहां पे फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज योर कोरिजन फैटिग्यू, यहाँ पे क्या होता है कि रिसाइक्लिंग ऑफ आपका जो स्ट्रेस है वो होता है और ब्रेकिंग के बाद सीधे आपका जो है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है क्रैकिंग के बाद जस्ट, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोरिजन, कैसे कर सकते हैं इसको प्रिवेंट। फर्स्ट इज योर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल, सेकंड इज योर प्रॉपर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। फैब्रिकेशन मेथड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सूटेबल है आपके प्रोडक्ट और इक्विपमेंट के लिए। उसके बाद आता है कोटिंग्स एंड लाइनिंग। कोटिंग्स हम जनरली करते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ग्रैनुअल्स में, जो कि पतली लेयर होती है, जबकि आपकी लाइनिंग जो होती है वो इक्विपमेंट में करते हैं, हम कंटेनर्स में करते हैं, इनर सरफेस में। नाउ दिस इज अल्टरिंग इन्वायरमेंट। अल्टरिंग इन्वायरमेंट से भी आप कोरिजन को रेसिस्ट कर सकते हो, पीएच चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो और कोरिजन को रेसिस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर यूज ऑफ कोरिजन इनहिबिटर्स, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्रोमेट, फॉस्फेट। कुछ इनहिबिटर्स क्या काम करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं या स्लो डाउन करते हैं आपके कोरिजन को, ओके। लास्ट इज योर कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, यहाँ पे मेटल सरफेस क्या करता है, वो कैथोड में चेंज हो जाता है और यहाँ ऑलरेडी जिंक और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, तो जो भी कोरिजन अटैक करते हैं वो जिंक और मैग्नीशियम को अटैक करते हैं और जो मेन मेटल होता है वो सेफ और प्योर फॉर्म में बच जाता है। नाउ इन केस ऑफ एनोटिक प्रोटेक्शन में भी सेम मेटल सरफेस जो है वो एनोड बन जाता है, लेकिन इसमें कंट्रोलेबल वे में होता है, इसमें एक ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट इज योर बेसिक ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग्स ऑफ सिस्टम्स। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के दौरान जो भी रॉ मटेरियल्स हो, कहीं टूट ना जाए, कहीं मतलब रिड्यूस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, कॉन्टेमिनेशन ना हो जाए, यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम कन्वेयर्स, आपका जो बेल्ट आता है वो यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में इस तरीके का आप
कन्वेयर्स बेल्ट्स देखते ही होंगे, जो कि रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है विदाउट लॉस, विदाउट एनी कॉन्टामिनेशन। तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करते हैं कि कन्वेयर्स जो होता है प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेइंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि विदाउट कॉन्टामिनेशन, लॉस ऑफ एनी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपने रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, स्टोर कर सके। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप मेरा क्लास आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।